दोस्तों, क्या अब खेत की ज़मीन बेचना पहले जितना आसान नहीं रहेगा? क्या अब अगर आपने अपने हिस्से की विरासत में मिली खेती की ज़मीन किसी बाहरी व्यक्ति को बेच दी, तो आपका ही भाई, बहन, माँ या पत्नी कोर्ट में जाकर कह सकते हैं कि ये बिक्री पहले मुझे ऑफर होनी चाहिए थी? और अगर ऐसा है, तो क्या लाखों किसान, ज़मीन मालिकों और गांव में रहने वाले परिवारों के लिए ये फैसला आने वाले समय में ज़मीन खरीदने बेचने का पूरा तरीका बदल देगा? नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज एक ऐसे मुद्दे पर यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे समझना हर उस व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है जिनके परिवार में पैतृक ज़मीन है यानी दादा लाई, जिसने विरासत में खेत पाया है, जो गांव में ज़मीन खरीदना चाहता है या जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। क्योंकि ये मामला सिर्फ कानून का नहीं, ये परिवार, विरासत, भरोसे, करोड़ों की ज़मीन और आने वाली पीढ़ियों के अधिकार का मामला है। सोचिए, आपने किसी किसान से खेत खरीदा, आपने पूरी कीमत दी, रजिस्ट्री हो गई, कब्जा भी मिल गया, आपने खेती शुरू कर दी या इन्वेस्टमेंट कर लिया। लेकिन कुछ महीनों बाद परिवार का दूसरा सदस्य कोर्ट पहुंच जाए और कहे, मुझे पहले खरीदने का अधिकार था, मुझे मौका दिए बिना ये ज़मीन बाहर वाले को बेच दी गई। तब क्या होगा? क्या आपकी रजिस्ट्री सेफ रहेगी? क्या मामला सालों तक कोर्ट में चलेगा? और क्या आपका पैसा फंस सकता है? यही वजह है कि आज का वीडियो अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ फैसला नहीं बताऊंगा बल्कि सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, धारा 22 क्या है, क्लास 1 उत्तराधिकारी कौन होते हैं, खेती की ज़मीन पर इसका क्या असर पड़ेगा, खरीदारों को क्या सावधानी रखनी चाहिए और मेरी बतौर रियल एस्टेट एक्सपर्ट क्या राय है। सबसे पहले मामला समझिए। ये केस एक परिवार की खेती की ज़मीन से जुड़ा था। पिता की मौत के बाद उनके बेटे और दूसरे उत्तराधिकारी उस ज़मीन के हिस्सेदार बने, यानी ज़मीन उन्हें खरीदनी नहीं थी बल्कि विरासत में मिली थी। बाद में कुछ उत्तराधिकारियों ने अपने हिस्से की खेती की ज़मीन एक बाहरी व्यक्ति को बेच दी। परिवार के एक दूसरे सदस्य ने इसका विरोध किया और अदालत में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 के तहत उसे पहले खरीदने का अधिकार था, यानी बाहर वाले को बेचने से पहले उसे मौका दिया जाना चाहिए था। शुरुआत में सिविल कोर्ट ने कहा कि खेती की ज़मीन पर यह अधिकार लागू नहीं होता, लेकिन पहली अपील अदालत ने फैसला पलट दिया। कोर्ट ने भी अपीलीय अदालत का फैसला सही माना। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ और स्पष्ट कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के तहत मिलने वाला प्राथमिकता का अधिकार यानी पहले खरीदने का अधिकार खेती की ज़मीन पर भी लागू होगा। यदि इस फैसले की सबसे बड़ी बात है, अब इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए आपके पिता के पास 20 एकड़ खेती की ज़मीन थी। पिता का निधन बिना विरासत के हो जाता है। अब कानून के अनुसार पत्नी, बेटे, बेटी और माँ जैसे क्लास 1 उत्तराधिकारियों को उसे ज़मीन में हिस्सा मिलता है। मान लीजिए 4 बच्चों और माँ को बराबर हिस्सा मिला। अब उनमें से एक व्यक्ति अपना हिस्सा किसी बाहर के व्यक्ति को बेचना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सिद्धांत ये है कि वो सीधे बाहर वाले को बेचने से पहले अपने सह उत्तराधिकारियों को मौका दें, यानी भाई, बहन, माँ या कोई दूसरे पात्र क्लास 1 अधिकारी अगर वही हिस्सा खरीदना चाहे तो उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। अब सवाल उठता है कि धारा 22 आखिर है क्या? दोस्तों, धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का एक प्रावधान है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि जब किसी व्यक्ति की संपत्ति उसके क्लास 1 उत्तराधिकारियों को विरासत में मिलती है और उनमें से कोई एक अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहता है, तो बाकी सह उत्तराधिकारियों को पहले खरीदने का मौका दिया जाता है। इसे सामान्य भाषा में पहले खरीदने का अधिकार या प्री एम्पेशन जैसा अधिकार कहा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ये सामान्य प्री एम्पेशन कानून नहीं है, ये उत्तराधिकार से जुड़ा स्पेशल अधिकार है, यानी ये केवल उन लोगों के बीच लागू होता है जिन्हें एक ही व्यक्ति से विरासत में संपत्ति मिली है। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, क्लास 1 अधिकारी कौन होते हैं? दोस्तों, सामान्य रूप से बेटी, बेटा, पत्नी और माँ क्लास 1 उत्तराधिकारी माने जाते हैं। 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार मिला है, यानी ये फैसला सिर्फ भाइयों के बीच नहीं, बहनों के अधिकार को भी मजबूत बनाता है। अगर किसी परिवार में बेटी भी हिस्सेदार है तो उसे भी पहले खरीदने के अधिकार का दावा करने का अवसर मिल सकता है। अब एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी गांव में 16 बीघा खेती की ज़मीन है। पिता की मृत्यु के बाद ये ज़मीन 2 बेटों, 1 बेटी और माँ को मिली। चारों बराबर हिस्सेदार हैं। अब एक बेटा अपना हिस्सा गांव के किसी बाहरी व्यक्ति या इन्वेस्टर को बेच देता है। बाकी भाई, बहन या माँ को इसकी जानकारी बाद में मिलती है। इस फैसले के बाद वो अदालत में जाकर कह सकते हैं कि हमें पहले खरीदने का मौका दिया जाना चाहिए था।
यानी अब केवल रजिस्ट्री हो जाना ही पर्याप्त नहीं, अब ये भी देखा जाएगा कि धारा 22 का पालन हुआ या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि धारा 22 उत्तराधिकार के अधिकार से जुड़ी हुई है। संसद ने जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया तब उसने बिना वसीयत के मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति, जिसमें खेती की जमीन भी शामिल है, क्लास 1 उत्तराधिकारियों को देने का प्रावधान किया। साथ ही ये भी व्यवस्था की कि यदि कोई उत्तराधिकारी अपनी विरासत में मिली हिस्सेदारी बेचना चाहता है तो पहले वो अपने सह उत्तराधिकारियों को अवसर देगा। यानी उत्तराधिकारी का अधिकार और प्राथमिकता का अधिकार एक ही कानून के ढांचे के दो हिस्से हैं। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, अपील करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि पहले एक मामले में प्री एम्पेशन के अधिकार को संवैधानिक बताया गया था, इसलिए यहां भी ये लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पंजाब प्री एम्पेशन एक्ट और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 अलग अलग चीजें हैं। पंजाब के कानून में दूर के रिश्तेदार, किराएदार या दूसरे लोग भी पहले खरीदने का दावा कर सकते थे, लेकिन धारा 22 केवल क्लास 1 उत्तराधिकारियों तक सीमित है। यानी यह अधिकार बहुत सीमित और उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर किस पर पड़ेगा? इसका असर करोड़ों गांव के परिवारों पर पड़ सकता है। भारत में खेती की जमीन का बड़ा हिस्सा पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में चलता है। कृषि जनगणना के अनुसार देश में अधिकांश खेती जोत छोटे और सीमांत किसानों के पास है। यानी जमीन का आकार छोटा है और एक ही खेत में कई उत्तराधिकार हिस्सेदार होते हैं। कई स्टेट में एक ही खेत में भाई बहन माँ और दूसरे परिजन हिस्सेदार होते हैं। ऐसे में ये फैसला केवल एक केस तक सीमित नहीं रहता, इसका असर जमीन की खरीद बिक्री, पारिवारिक समझौते, रजिस्ट्री और फ्यूचर के मुकदमों पर भी पड़ सकता है। अब एक वास्तविक जीवन जैसा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हरियाणा में 12 एकड़ जमीन है। पिता के निधन के बाद 3 भाई और एक बहन रिश्तेदार बने। एक भाई शहर में रहता है और उसे पैसों की ज़रूरत है, वो अपना हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को बेच देता है। बाकी परिवार को बाद में पता चलता है कि अब बाकी भाई और बहन कह सकते हैं कि हमें पहले खरीदने का मौका दिया जाना चाहिए था। अगर उन्होंने खरीदने की इच्छा दिखाई होती तो जमीन परिवार के भीतर रह सकती थी। यही धारा 22 का मूल उद्देश्य है, विरासत में मिली संपत्ति को पहले परिवार के भीतर रखने का अवसर देना। अब खरीदारों की स्थिति समझिए। पहले कई लोग ये मान लेते थे कि अगर विक्रेता के नाम रिकॉर्ड में हिस्सा दर्ज है और रजिस्ट्री हो गई तो मामला सुरक्षित है। लेकिन अब विरासत वाली कृषि भूमि खरीदते समय एक्स्ट्रा सावधानी जरूर होगी। खरीदार को ये देखना होगा कि जमीन विक्रेता को कैसे मिली है, क्या वो खरीद कर मालिक बना या विरासत से हिस्सा मिला। अगर विरासत से मिला तो क्या दूसरे क्लास 1 उत्तराधिकारी है, क्या उन्हें पहले खरीदने का मौका दिया गया, क्या उनके पास कोई आपत्ति है। अगर ये जांच नहीं की गई तो फ्यूचर में मुकदमे का जोखिम बढ़ सकता है। दोस्तों, मेरी राय में ये फैसला खरीदारों के लिए एक बड़ा अलर्ट है। अब केवल खतौनी, जमाबंदी, खसरा और रजिस्ट्री देखना पर्याप्त नहीं होगा, परिवार की उत्तराधिकार स्थिति भी समझनी होगी। दोस्तों, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या इसका मतलब यह है कि जमीन बेचना बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, जमीन बेचना बंद नहीं होगा। कोई भी उत्तराधिकारी अपना हिस्सा बेच सकता है, लेकिन अगर वो हिस्सा विरासत में मिली खेती की जमीन का है तो अन्य क्लास 1 अधिकारियों को मौजूद है तो उन्हें पहले अवसर देना होगा। और अगर वो मना करते हैं कि हम नहीं खरीदना चाहते तो ऐसे में वो व्यक्ति अपनी जमीन को किसी बाहरी को बेच सकता है। लेकिन इस फैसले की सबसे बड़ी बात यही है जिसे ध्यान रखना होगा कि मौका अपने सह उत्तराधिकारियों को जो व्यक्ति बेचना चाहता है उसने दिया या नहीं दिया। तो ये जांच जरूर कर लें, क्योंकि ये फैसला खेती की जमीन की खरीद फिरोख्त में एक माइलस्टोन की तरह है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी इस तरह का अनुभव हुआ है? क्या आप भी अपनी विरासत की खेती की ज़मीन को बेचना चाह रहे हैं और आपके भी उस ज़मीन पर सह उत्तराधिकारी थे? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें, और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।